हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। यूनेस्को से संबंधित इस वीडियो में हम यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकताएं, यूनेस्को द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट और यूनेस्को से संबंधित पुरस्कार की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और यूनेस्को से संबंधित पहला पार्ट यानी कि पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करके यह पहला पार्ट देख लीजिएगा और बाद में यह दूसरा पार्ट कंटिन्यू करिएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है यूनेस्को यानी कि द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन से संबंधित दूसरे पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकताएं क्या क्या है उनकी बात करते हैं। तो यूनेस्को सबसे पहले फोकस करता है अफ्रीका एवं लैंगिक समानता से। क्या यूनेस्को सबसे पहले कहां पर फोकस करता है? अफ्रीकी देशों पर। और लैंगिक समानता के मामले में भी यूनेस्को महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की। तो यूनेस्को एक मजबूत और बेहतर लक्षित रणनीति के साथ 54 अफ्रीकी देशों पर केंद्रित है। क्या यूनेस्को एक मजबूत और बेहतर लक्षित रणनीति के साथ 54 अफ्रीकी देशों पर केंद्रित है और अफ्रीकी संघ द्वारा एजेंडा 2063 और एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 को अपनाना अफ्रीकी आर्थिक समुदाय के विकास तथा अफ्रीकी पुनर्जागरण के लिए एक आधार तैयार करता है। एक बार फिर से देख लो कि यूनेस्को एक मजबूत और बेहतर लक्षित रणनीति के साथ 54 अफ्रीकी देशों पर केंद्रित है। अफ्रीकी संघ द्वारा एजेंडा 2063 और एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 को अपनाना अफ्रीकी आर्थिक समुदाय के विकास तथा अफ्रीकी पुनर्जागरण के लिए एक आधार तैयार करता है। और लैंगिक समानता के मामले में भी यूनेस्को महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यूनेस्को का मत है कि पुरुष और महिलाओं को समान नागरिक के रूप में समान अवसर, विकल्प, क्षमता, शक्ति और ज्ञान का अवसर प्राप्त होना चाहिए। क्या यूनेस्को का मत है कि पुरुष और महिलाओं दोनों को समान नागरिक के रूप में समान अवसर, विकल्प, क्षमता, शक्ति और ज्ञान का अवसर प्राप्त होना चाहिए। लैंगिक असमानताओं से निपटने के लिए ज्ञान, मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशल से अवगत कराना सभी के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने की पूर्व निर्धारित शर्त है। क्या यह लैंगिक असमानताओं से निपटने के लिए ज्ञान, मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशल से अवगत कराना सभी के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने की पूर्व निर्धारित शर्त है। और लैंगिक समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार है। यानी कि यूनेस्को द्वारा लैंगिक समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यूनेस्को प्राथमिकता लैंगिक समानता कार्य योजना, लैंगिक समानता उपकरण, लैंगिक दृष्टिकोण, लिंग संबंधी यूनेस्को की अध्यक्षता एवं नेटवर्क, लड़कियों एवं महिलाओं की शिक्षा के लिए यूनेस्को पुरस्कार और यूनेस्को युवा मोबाइल। दोस्तों, यह सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम यूनेस्को लैंगिक समानता के लिए चलाता है। एक बार फिर से देख लो कि यूनेस्को लैंगिक समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाता है। यूनेस्को प्राथमिकता लैंगिक समानता कार्य योजना, लैंगिक समानता उपकरण, लैंगिक दृष्टिकोण, लिंग संबंधी यूनेस्को की अध्यक्षता एवं नेटवर्क, लड़कियों एवं महिलाओं की शिक्षा के लिए यूनेस्को पुरस्कार और यूनेस्को युवा मोबाइल। यह सभी कार्यक्रम दोस्तों लैंगिक समानता के लिए यूनेस्को द्वारा चलाए जा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पता लगाइए। चलो पढ़ो। यूनेस्को युवा मोबाइल नामक एक कार्यक्रम चलाता है। तो मैंने आपको बताया कि लैंगिक समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूनेस्को युवा मोबाइल नामक एक कार्यक्रम चलाता है। तो पहला सेंटेंस सही हो गया। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। और भी दोस्तों 2 सेंटेंस है। चलो पढ़ो। यूनेस्को एक मजबूत और बेहतर लक्षित रणनीति के साथ
45 अफ्रीकी देशों पर केंद्रित है। यहाँ पर भी कुछ गलत है, क्योंकि यूनेस्को एक मजबूत और बेहतर लक्षित रणनीति के साथ 45 नहीं बल्कि कितने 54 अफ्रीकी देशों पर केंद्रित है। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत हो गया। और यूनेस्को के मतानुसार पुरुष और महिलाओं को समान क्षमता, शक्ति और ज्ञान का अवसर प्राप्त नहीं होना चाहिए। दोस्तों यह सेंटेंस भी गलत हो गया, क्योंकि यूनेस्को द्वारा यह लैंगिक समानता प्राप्त करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो यूनेस्को के मतानुसार पुरुष और महिलाओं को समान क्षमता, शक्ति और ज्ञान का अवसर प्राप्त होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा गया है नहीं होना चाहिए। तो यह सेंटेंस भी गलत हो गया। और यहाँ हमें कहा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 2 और 3 नंबर का सेंटेंस सही नहीं है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। समझ में आया दोस्तों? इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करना चाहिए, ताकि आने वाली एग्जामिनेशन में ऐसे दोस्तों डिफिकल्ट क्वेश्चन सामने आए तो सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत न हो। आगे दोस्तों यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम की बात करें तो इनमें से एक है यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन और सूची। यह क्या है? विश्व विरासत अभिसमय 1972 सांस्कृतिक संपदा एवं प्रकृति के संरक्षण की अवधारणा को एक साथ जोड़ता है, और यह अभिसमय उन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को परिभाषित करता है जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा सकता है। और दोस्तों हमारे भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? दोस्तों 2022 में यह विश्व विरासत स्थलों की संख्या हमारे भारत देश में कितनी हो गई है? 40 हो गई है। पहले 38 थी, हाल ही में 2 स्थानों को जोड़ा गया। और यह 2 स्थान कौन कौन से, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यह 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित 5 वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। एक बार फिर से देखो कि यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिनमें से एक कार्यक्रम है यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन और सूची। विश्व विरासत अभिसमय 1972 सांस्कृतिक संपदा एवं प्रकृति के संरक्षण की अवधारणा को एक साथ जोड़ता है, और यह अभिसमय उन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को परिभाषित करता है जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा सकता है। और विश्व के 167 देशों में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 1121 से अधिक हो गई है। और भारत में अब तक 40 विश्व विरासत स्थल है। कितने? भारत में अब तक 40 विश्व विरासत स्थल है, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक एवं 1 मिश्रित स्थल है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन एक बार फिर से पढ़ लो कि विश्व के 167 देशों में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 1121 से अधिक है। और भारत में अब तक 40 विश्व विरासत स्थल है, जिनमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक एवं 1 मिश्रित स्थल है। वर्तमान में 124 देशों में बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क स्थलों की संख्या 701 है, जिनमें 21 सीमा पारीय स्थल शामिल है। और भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव व जैव मंडल यानी कि MAB कार्यक्रम के तहत चिन्हित किया गया है। यहां से एक बार फिर से पढ़ लो कि विश्व के 167 देशों में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 1121, इनसे भी अधिक। ओके। और भारत में अब तक 40 विश्व विरासत स्थल है, जिनमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक एवं 1 मिश्रित स्थल है। और वर्तमान में 124 देशों में बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क स्थलों की संख्या 701 है, जिनमें 21 सीमा पारीय स्थल शामिल है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव व जैव मंडल कार्यक्रम के तहत चिन्हित किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ दोस्तों 3 सेंटेंस दिए हैं, और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। विश्व के 167 देशों में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 1121 से अधिक हो गई है। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया कि विश्व के 167 देशों में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 1121 से अधिक हो गई है। तो पहला सेंटेंस सही। भारत में अब तक 45 विश्व विरासत स्थल है, यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है?
40 है और यहां पर कहा गया है 45, तो दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत हो गया। और भारत यूनेस्को का सदस्य देश है, यह सेंटेंस बिल्कुल सही। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, 1 और 3 नंबर का सेंटेंस सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। समझ में आया? और दोस्तों यह क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके, ताकि हमें भी तो मोटिवेशन मिले और आपको दोस्तों यह आने वाले एग्जामिनेशन में कितने हेल्पफुल हो सकते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ओके। आगे दोस्तों इंटरनेशनल जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क प्रोग्राम की बात करें तो यह प्रोग्राम भी यूनेस्को द्वारा चलाया जा रहा है। इंटरनेशनल जियो साइंस प्रोग्राम, क्या इंटरनेशनल जियो साइंस प्रोग्राम पृथ्वी के भविष्य को दिशा देने हेतु जियो साइंटिस्ट के वैश्विक नेटवर्क की बुद्धि क्षमता का उपयोग करता है, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन के समय अनुकूलनशीलता एवं प्राकृतिक जोखिम लचीलापन, उत्तरदायी संसाधनों के निष्कासन तथा तत्परता पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है। एक बार फिर से पढ़ लो कि यूनेस्को द्वारा यह इंटरनेशनल जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क प्रोग्राम चलाया जा रहा है और यह प्रोग्राम पृथ्वी के भविष्य को दिशा देने हेतु जियो साइंटिस्ट के वैश्विक नेटवर्क की बुद्धि क्षमता का उपयोग करता है, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन के समय अनुकूलनशीलता एवं प्राकृतिक जोखिम लचीलापन, उत्तरदायी संसाधनों के निष्कासन तथा तत्परता पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क सतत विकास हेतु एक प्रयोगशाला है जो पृथ्वी की धरोहर की पहचान, प्रबंधन तथा स्थानीय समुदायों की स्थिरता को प्रोत्साहित करता है और अप्रैल 2019 तक 41 सदस्य देशों में 147 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है। क्या अप्रैल 2019 तक 41 सदस्य देशों में 147 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है, जिसमें कुल 2,88,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। एक बार फिर से देखो यहां से कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क सतत विकास हेतु प्रयोगशालाएं है जो पृथ्वी की धरोहर की पहचान, प्रबंधन तथा स्थानीय समुदायों की स्थिरता को प्रोत्साहित करता है और अप्रैल 2019 तक 41 सदस्य देशों में 147 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है, जिसमें कुल 2,88,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इंटरनेशनल जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क प्रोग्राम कौन चलाता है? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, यह प्रोग्राम कौन चलाता है? यूनेस्को चलाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम की बात करें, क्या इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम यह कौन चलाता है? यह भी यूनेस्को। अंतर सरकारी हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र ऐसा अंतर सरकारी कार्यक्रम है जो जल अनुसंधान और प्रबंधन तथा उससे संबंधित शिक्षा एवं क्षमता विकसित करने के लिए समर्पित है। क्या दोस्तों? IHP संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र ऐसा अंतर सरकारी कार्यक्रम है जो जल अनुसंधान और प्रबंधन तथा उससे संबंधित शिक्षा एवं क्षमता विकसित करने के लिए समर्पित है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जल अनुसंधान और प्रबंधन तथा उससे संबंधित शिक्षा एवं क्षमता विकसित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा चलाया जा रहा है? तो दोस्तों कौन सा कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा चलाया जा रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा चलाया जा रहा है। और यहां मैंने आपको बताया कि अंतर सरकारी हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र ऐसा अंतर सरकारी कार्यक्रम है जो जल अनुसंधान और प्रबंधन तथा उससे संबंधित शिक्षा एवं क्षमता विकसित करने के लिए समर्पित है। और कार्यक्रम का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम। तो सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम। आंसर बनता है ऑप्शन बी। आगे वैश्विक जल आकलन कार्यक्रम की बात करें, क्या वैश्विक जल आकलन कार्यक्रम जिसे वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, तो वैश्विक स्तर पर बढ़ती जल संकट की समस्या विकासशील देशों की सुरक्षा, स्थिरता, पर्यावरणीय धारणीयता के लिए खतरा है। क्या दोस्तों? वैश्विक स्तर पर बढ़ती जल संकट की समस्या विकासशील देशों की सुरक्षा, स्थिरता, पर्यावरणीय धारणीयता के लिए एक खतरा है और यह कार्यक्रम विश्व में ताजे जल की स्थिति के आकलन पर केंद्रित है। क्या दोस्तों? यह जो प्रोग्राम है कौन सा? वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम है,
वो विश्व में ताजे जल की स्थिति के आकलन पर केंद्रित है। और यह विश्व जल विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट में WWDR भी कहते हैं, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के भागीदारों एवं संयुक्त राष्ट्र जल के 31 सदस्यों यानी कि 31 यूनाइटेड नेशंस वाटर मेंबर्स के कार्यों के साथ साथ समन्वय भी करता है। एक बार फिर से पढ़ लो यह कार्यक्रम के बारे में कि यह कार्यक्रम विश्व में ताजे जल की स्थिति के आकलन पर केंद्रित है और यह विश्व जल विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के भागीदारों एवं संयुक्त राष्ट्र जल के 31 सदस्यों के साथ दोस्तों कार्य करता है, समन्वय करता है। आगे दोस्तों इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम की बात करें तो यह प्रोग्राम भी यूनेस्को द्वारा चलाया जा रहा है। कौन सा प्रोग्राम? इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम। यह एक अंतरराष्ट्रीय बहुविषयक कार्यक्रम है जिसके आधारभूत वैज्ञानिक शिक्षा में किसी देश की राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करने के लिए यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा स्थापित किया गया है ताकि विज्ञान के क्षेत्र में अंतर सरकारी सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके। कौन सा प्रोग्राम? इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम। यह प्रोग्राम कौन चलाता है? यूनेस्को। और यह एक अंतरराष्ट्रीय बहुविषयक कार्यक्रम है जिसे आधारभूत वैज्ञानिक शिक्षा में किसी देश की राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करने के लिए यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा स्थापित किया गया है ताकि विज्ञान के क्षेत्र में अंतर सरकारी सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम विश्व में ताजे जल की स्थिति के आकलन पर केंद्रित है? तो दोस्तों एक कार्यक्रम का नाम मैंने आपको बताया, वैश्विक जल आकलन कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा चलाया जा रहा है और यह कार्यक्रम विश्व में ताजे जल की स्थिति के आकलन पर केंद्रित है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। आगे यूनेस्को की महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स की बात करें। यूनेस्को द्वारा जो भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती है इनमें से एक रिपोर्ट है यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट। यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट विश्व भर में नियमित रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार शासन यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का खाका तैयार करती है और यह रिपोर्ट विकास एवं शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस को मनाने हेतु प्रत्येक 5 वर्षों में 10 नवंबर को प्रकाशित की जाती है। क्या? यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट प्रत्येक 5 वर्ष में 10 नवंबर को प्रकाशित की जाती है। एक बार फिर से पढ़ लो। यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट विश्व भर में नियमित रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार शासन का खाका तैयार करती है और यह रिपोर्ट विकास एवं शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस को मनाने हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में 10 नवंबर को प्रकाशित की जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बता दिया, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना यूनेस्को द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी और पहली बार यह शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? 2002 में मनाया गया था। 2 से 3 अच्छी बातें आई। एक तो यह शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा, क्योंकि यूनेस्को द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी और पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? 2002 में मनाया गया था। आगे ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट की बात करें। यूनेस्को द्वारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा में शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर एवं उसके 10 लक्ष्यों तथा शिक्षा से संबंधित अन्य लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करती है। क्या दोस्तों यह ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है क्या? किसके द्वारा दोस्तों यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? यूनेस्को द्वारा। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा में शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर एवं उसके 10 लक्ष्यों तथा शिक्षा से संबंधित अन्य लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करती है यह रिपोर्ट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर और उसके 10 सदस्यों के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडे में अन्य संबंधित शिक्षा लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन भी करती है। क्या दोस्तों यह ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट
शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य और उसके 10 लक्ष्यों के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडे में अन्य संबंधित शिक्षा लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन भी करती है। और यह रिपोर्ट विभिन्न निजी क्षेत्रों तथा जवाबदेही तंत्रों का परीक्षण करती है, जो सरकारों, स्कूलों, शिक्षकों, माता पिता, अंतरराष्ट्रीय समुदायों को शामिल करते हैं और समावेशी, न्याय संगत तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति जवाबदेही होते हैं। दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण एजेंसी का रिपोर्ट द्वारा आकलन किया जाता है, जांच की जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करती है? तो मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की जाती है और यह रिपोर्ट शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करती है। तो यहां पर सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे दोस्तों, मैकब्राइड रिपोर्ट 1980 की बात करें, यह रिपोर्ट भी यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की जाती है। मैकब्राइड आयोग की व्यापक रिपोर्ट को मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड, क्या मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक समाज में विशेषकर मास मीडिया एवं न्यूज से संबंधित संचार समस्याओं का विश्लेषण करती है। क्या दोस्तों, यह रिपोर्ट आधुनिक समाज में विशेषकर मास मीडिया एवं न्यूज से संबंधित संचार समस्याओं का विश्लेषण करती है। इसके साथ ही इसमें नई तकनीकों की उत्पत्ति पर विचार करना एवं भविष्य में शांति और मानव विकास हेतु इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक तरह के संचार का सुझाव देना भी शामिल है। एक बार फिर से देख लो, मैकब्राइड रिपोर्ट 1980, मैकब्राइड आयोग की व्यापक रिपोर्ट को मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक समाज में विशेषकर मास मीडिया एवं न्यूज से संबंधित संचार समस्याओं का विश्लेषण करती है। इसके साथ ही इसमें नई तकनीकों की उत्पत्ति पर विचार करना एवं भविष्य में शांति और मानव विकास हेतु इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक तरह के संचार का सुझाव देना भी शामिल है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किस रिपोर्ट को मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको कौन सी रिपोर्ट के बारे में बताया? मैकब्राइड रिपोर्ट को मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। आगे दोस्तों, भारत के लिए यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की बात करें, जो दिव्यांग बच्चों से संबंधित है, यूनेस्को द्वारा प्रकाशित है, भारत से रिलेटेड है, इसीलिए यह रिपोर्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखो, वर्ष 2019 की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का प्रथम संस्करण था, जिसे भारत में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया गया और यह दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अधिकार के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। एक बार फिर से पढ़ लो कि भारत के लिए यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट दिव्यांग बच्चों से संबंधित, जिसका प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। और यह रिपोर्ट दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अधिकार के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। आगे यूनेस्को एवं भारत की बात करें तो यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग यानी कि भारत यूनेस्को की शुरुआत यानी कि वर्ष 1946 से ही इसका सदस्य रहा है। याद रखना, भारत जब से यूनेस्को का गठन किया गया तब से सदस्य बना हुआ है। और यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश का एक मुख्य संस्थान होना चाहिए जो यूनेस्को के साथ कार्य करेगा। और इस प्रकार भारत में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत किया गया था। क्या दोस्तों? यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश का एक मुख्य संस्थान होना चाहिए जो यूनेस्को के साथ कार्य करेगा और इस प्रकार भारत में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत किया गया था। और भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय है। क्या? हमारे भारत देश में यूनेस्को के 2 कार्यालय है। दक्षिण और मध्य एशिया के 11 देशों के लिए नई दिल्ली क्लस्टर कार्यालय है। क्या? दक्षिण और मध्य एशिया के 11 देशों के लिए नई दिल्ली एक क्लस्टर कार्यालय है। लेकिन दक्षिण और मध्य एशिया के 11 देश कौन कौन से? तो याद रखना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यह 11 देशों के लिए नई दिल्ली क्लस्टर कार्यालय है। किसका? यूनाइटेड नेशंस का। और महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षा संस्थान, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। तो दोस्तों, यह संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एवं सहायता प्राप्त है। पूरा नाम याद रख लीजिएगा,
महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में MGIEP कहा जाता है, और यह भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित सहायता प्राप्त है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाइए। दो सेंटेंस दिए हैं। पहला सेंटेंस, दक्षिण और मध्य एशिया के 11 देशों के लिए नई दिल्ली क्लस्टर कार्यालय है। यूनेस्को का दोस्तों 11 देशों का क्लस्टर कार्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो यह सेंटेंस सही। और भारत यूनेस्को की शुरुआत से ही इसका सदस्य रहा है, तो यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही। ओके, आगे दोस्तों यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं भारत की बात करें तो भारत के एक महानुभाव के नाम पर यूनेस्को द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसका नाम है यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार। सहिष्णुता एवं अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना यूनेस्को के सद्भावना दूत, भारतीय कलाकार, लेखक एवं रणनीतिकार श्री मदनजीत सिंह द्वारा दिए गए दान की सहायता से की गई थी। क्या दोस्तों, यह पुरस्कार की स्थापना यूनेस्को के सद्भावना दूत, भारतीय कलाकार, लेखक एवं रणनीतिकार श्री मदनजीत सिंह द्वारा दिए गए दान की सहायता से यह पुरस्कार की स्थापना की गई। और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई, जिसे सहिष्णुता के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ष और महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया था। याद रखना, वर्ष 1995 को किस वर्ष के रूप में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया गया? सहिष्णुता के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ष घोषित किया गया था 1995 को। और संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में सहिष्णुता के लिए एक वर्ष घोषित किया था। सहिष्णुता पर सिद्धांतों की घोषणा 1995 में 16 नवंबर को यूनेस्को द्वारा ही तैयार की गई थी। और वर्ष 1996 से यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता रहा है तथा वर्ष 2002 से इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि 1 लाख अमेरिकी डॉलर है। एक बार फिर से पढ़ लो कि सहिष्णुता पर सिद्धांतों की घोषणा 1995 में 16 नवंबर को यूनेस्को द्वारा ही तैयार की गई थी। वर्ष 1996 से यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता रहा है तथा वर्ष 2002 से इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि 1 लाख अमेरिकी डॉलर है। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। क्या? विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंग पुरस्कार। तो इस पुरस्कार की स्थापना भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री बिजोयानंद पटनायक के द्वारा किए गए दान के बाद वर्ष 1951 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। दोस्तों, सबसे पहले हमने यह कौन से पुरस्कार? यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार की बात की। तो इसकी स्थापना यूनेस्को के सद्भावना दूत, भारतीय कलाकार, लेखक एवं रणनीतिकार श्री मदनजीत सिंह द्वारा दिए गए दान की सहायता से यह यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार की स्थापना की गई। और यहाँ कौन से पुरस्कार की बात आई? विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री बिजोयानंद पटनायक के द्वारा दिए गए दान के बाद 1951 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता आ रहा है। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता रहा है, यह गलत है। प्रत्येक 2 साल में एक बार दिया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में सहिष्णुता के लिए एक वर्ष घोषित किया था, तो यह कथन बिल्कुल सही है। और यूनेस्को कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1951 में यूनेस्को द्वारा की गई थी, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 नंबर का सेंटेंस सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और दोस्तों, यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। ओके, यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। और यह यूनेस्को से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा पार्ट था।
पहला पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके यह वीडियो आप देख सकते हैं। यूनेस्को से संबंधित यह टॉपिक खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।